भी कोई भी केमिकल चेंजेस एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्ट में करते हैं, या ये कहे कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जस्ट जो भी एमआरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाती है, और उसमें फिर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके बाद वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट का मतलब रूप ले लेती है। इसी में कई सारे मॉडिफिकेशन थे, जिसमें मैंने पहला मॉडिफिकेशन बताया था एंड मॉडिफिकेशन, और उसमें भी जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट निकलती है तो उसका 5' एंड एमआरएनए का 5' एंड सबसे पहले बाहर आता है, और वहां पर जैसे ही वो साइटोसोल में रिलीज होने का शुरुआत करती है, ये कहे कि जैसे ही साइटोसोल में एमआरएनए एंटर करता है वैसे ही वहां पर 5' कैपिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एंजाइम्स थे या कैसे किसका इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें हम बता चुके थे। नेक्स्ट है कि एंड मॉडिफिकेशन में दो जो दूसरा मॉडिफिकेशन है वो कहलाता है टेल में। ठीक है, क्योंकि जब आपने एमआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि वहां पर पॉली ए टेल का स्ट्रक्चर आप देखते हो कि 3 एंड पर एडेनिन के मॉलिक्यूल बहुत सारे लगभग 250 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनाते नहीं है, लेकिन हमेशा डैश डैश करके लिख देते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में वो जो डैश है वो लगभग 250 अप्रॉक्स 250 मॉलिक्यूल्स होते हैं एडेनिन के, जो 3' एंड पर ऐड किए जाते हैं। उस 3' एंड पर ऐड कैसे किए जाते हैं वो ही जो प्रोसेस है वो कहलाता है पॉली एडिनाइलेशन। एडिनाइलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एडेनिन के मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। कितना नंबर में? मोर देन 2 है, मतलब कि एक 10 से ज्यादा नंबर है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? पॉली एडिनाइलेशन। इस वजह से भी पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं क्योंकि कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता, हर ट्रांसक्रिप्ट में कुछ कुछ अलग अलग हो सकते हैं। या फिर इसको ऐसे कहो, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ऑलवेज की, ये न्यूक्लियस से बचाती है किसको? मतलब चाहे 5' की हम बात करें जो कैप है वो भी, चाहे टेल पर जो पॉली एडेनिन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ए मतलब एडेनिन जो बेस पेयर है नाइट्रोजनस बेस, उसके जितने भी नंबर्स हैं तो वो क्या करते हैं, इस ट्रांसक्रिप्ट को, एमआरएनए की जो ट्रांसक्रिप्ट है सेल में जो न्यूक्लियसेस मौजूद हैं उनसे बचाती है इसको। ठीक है, यहाँ तक कि न्यूक्लियसेस मान लीजिए असर भी करते हैं तो भी कोई ना कोई एडेनिन का ही मॉलिक्यूल जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैंने 250 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए एडेनिन के, तो उससे होगा क्या कि जब कभी भी न्यूक्लियस उस पर अटैक करेगा तो केवल कोई ना कोई एडेनिन का ही मॉलिक्यूल तो रिमूव करेगा, जो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट रहेगी या जिसपे जो कोडिंग रीजन है स्टॉप कोडॉन तक का, या ये कहे जिसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कोडेड है, तो वो हिस्सा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहेगी। इसलिए नेचर ने ये दोनों एंड को मॉडिफाई करने का मतलब प्रोसेस रखा हुआ है। ठीक है, यूकैरियोट्स में। इसके अलावा एक पॉइंट करके मैंने नोट्स में भी मेंशन किया था कि जब भी पॉलीएडिनाइलेशन अगर यूकैरियोट में है तो वो इस वजह से है, वो इंडिकेशन है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा एमआरएनए को। लेकिन अगर यही पॉलीएडिनाइलेशन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पर मॉडिफाई हो रहा है, या ये मॉडिफिकेशन या पॉली ए ऐड किया जा रहा है 3' एंड पर, किसके? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट पर, तो वहां पर ये इंडिकेशन है कि इस एमआरएनए को ये सही नहीं है, या किसी तरह से फॉरेन मॉलिक्यूल है ये, तो इसको किसी तरह से आप डिग्रेडेट कर दीजिए। ठीक है, वो सेल के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोसेस सेम है, लेकिन सेल के वेरिएशन के दौरान उसका काम अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जब भी वहां पे पॉलीएडिनाइलेशन करते हैं तो वो बेसिकली इस बात को इंडिकेट करता है कि आप इस एमआरएनए का डिग्रेडेशन करा दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो हम आगे बढ़े। हम्म हम्म। हाँ हाँ, एंड मॉडिफिकेशन में मैंने 5' कैपिंग जो सबसे पहला पेज अभी मार्क करो, जिसके पास भी है या कहीं कॉपी पर। कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, अब मैं भी ध्यान रखूंगी इस बात के लिए। और ठीक है, ये भी चलिए एक अच्छी बात है कि आप समझ लोगे, उसके बाद पढ़ोगे या लिखोगे तो शायद चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, रिविजन करने के लिए भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन चलिए, खैर तो ये बताइए, पॉलीएडिनाइलेशन आप समझ में आया कि ये है क्या बेसिकली, कि एडिशन ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल किधर, एट 3 प्राइम एंड। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी एमआरएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें 5 प्राइम एंड होगा, कोडिंग रीजन होगा, और 3 प्राइम एंड मतलब स्टॉप कोडॉन होगा, और फिर यहाँ पर 3 प्राइम एंड होगा जिसे टेल भी रीजन कहते हैं। इस टेल पर बेसिकली, इस टेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, लेकिन वहां पर होंगे क्या, यही मतलब कि पॉली ए मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। ऐड कैसे होते हैं, ये बाद में एमआरएनए में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एंड मॉडिफिकेशन में रखा जा रहा है। ये पॉली एडिनाइलेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है उसको बोलते हैं पीएपी, यानी कि पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉली ए पॉलीमरेज। इसका काम क्या है और खासियत क्या है, खासियत ये है कि इसको किसी भी टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तक आपने जितने भी पॉलीमरेजेस पढ़े हैं, चाहे डीएनए पढ़ा हो चाहे आरएनए पढ़ा हो, उसके लिए कोई ना कोई टेम्पलेट जरूरी था। टेम्पलेट जब मिल जाता था तब वो उसी स्ट्रैंड्स को देखते हुए जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते थे उसके अकॉर्डिंग बेस पेयर को ऐड करता जाता था। लेकिन इस एंजाइम की क्या खासियत है कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। मतलब कि इसको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए किसी भी टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि ये पॉली ए पॉलीमरेज है तो ये केवल और केवल किसको ऐड करेगा, एडेनिन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा। ठीक है, एडेनिन जो बेस पेयर होता है ए, उसको ऐड कर देता है। कहां पर, 3 प्राइम एंड पर। इसको और अच्छे से समझने के लिए, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपको याद करना क्या है कि ये जो पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस होता है इसमें मेन एंजाइम कौन है, वो पीएपी है, या फिर ये कहे पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, वो ए बेसिकली एडेनिन को ही इंडिकेट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो मैं और कुछ बताऊं इसमें, इतनी बात समझ में आई? पॉली ए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, ये बात समझ में आई? किसी के पास आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा आ गया? क्या बता दूं? किसने बोला कि बता दीजिए किस। हाँ, कोई बात नहीं। अंजलि, मैंने ये बताया कि ये एक ऐसा एंजाइम है, पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, आपने जब भी पॉलीमरेजेस पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, उसको एक टेम्पलेट दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। ठीक है, उसको एक टेम्पलेट मिल जाता है। मान लीजिए वो डीएनए आरएनए किसी का भी हो, चाहे डीएनए पॉलीमरेज की बात करें चाहे आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, दोनों के केस में डीएनए का टेम्पलेट लगता था, फिर पॉलीमरेज आता था, और वो एक नया जो भी यहाँ पर ए सी टी जी जो सीक्वेंसेस होते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे मतलब बेसिस को ऐड करते हुए ट्रांसक्रिप्ट बना देता था, या जो भी टेम्पलेट या डॉटर स्टैंड बनना होता था वो बन जाता था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ना कि इस तरह के जो पॉलीमरेजेस अभी तक आपने पढ़े, चाहे डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज, वो किसी तब काम करता था जब उसको एक मतलब एक टेम्पलेट मिल जाता था जिस पर सीक्वेंसेस थे। लेकिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वर्क करता है। ठीक है, यानी कि इसको किसी भी टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक, लेकिन दूसरी खास बात इसकी क्या है कि ये अकेले नहीं काम करता, इसके साथ कुछ एसेसरी फैक्टर्स भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसेसरी फैक्टर्स इसको ये बताते हैं कि आपको जो पॉली एडेनिन के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ऐड कहाँ करना है। ठीक है, इसको कैसे पता चलेगा कि 3 प्राइम एंड किधर है? ठीक है, तो उसके लिए है कि क्योंकि बाकी पॉलीमरेज है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे ही, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमरेजेस को या डीएनटीपी सॉरी आरएनटीपी को ऐड करेगा। ठीक है, तो काम तो इसका यही है, लेकिन इसको डिसाइड करके कौन बताएगा कि किधर किस जगह से आपको शुरुआत करनी है
और कहाँ पर, तो उसके लिए कुछ एसेसरी फैक्टर्स जरूरत पड़ते हैं। ये जो भी कुछ मैंने ये जो बनाया हुआ है फर्स्ट फिगर में, देखिए कि ये बेसिकली एक एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक, इसका ये समझ पा रहे हो, जहां पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये डॉट बनाया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या को। ठीक है, 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड होगा, जहां पर यहाँ मतलब ये मान के चलिए यहाँ पर नोन है, यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे। ये जो डॉट डॉट एरिया बना है यहाँ पे स्टॉप कोडॉन निकल चुके हैं। ठीक, अब ये बताओ, ये जो 3 प्राइम एंड है, इसके बाद ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसको कहीं आपने देखा है? पहले भी बताया हुआ है किसी स्ट्रक्चर में, देखा है क्या? AA AAA देखा है? जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन का, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन बताया था, तो वहां पर यही सीक्वेंसेस होते हैं। ये बेसिकली टर्मिनल सिग्नल है, या ये कहें ये सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं। किसके लिए? कि अब जैसे ही जो आरएनए पॉलीमरेज था वो इसको रीड कर लेता है, जहां रीड करना, या यहाँ से स्टॉप कोडॉन को क्रॉस किया और ये वाले सीक्वेंसेस तक आया, तब उसको मालूम चल जाता है ये सिग्नल सीक्वेंसेस हैं, अब हमें डिसअसेंबल हो जाना है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2, तो वो ये इंडिकेशन करता है कि आप पूरी तरह से डिसअसेंबल्ड हो जाइए, ट्रांसक्रिप्ट पूरी बन चुकी है। यही सिग्नल सीक्वेंसेस इस पॉलीमरेज के लिए, जो पीएपी है, उसके लिए भी सिग्नल्स का ही काम करते हैं, इंडिकेशन का काम करते हैं। क्या इंडिकेशन का काम करते हैं? कि इस सीक्वेंसेस के अलावा, इस एमआरएनए के सीक्वेंसेस के अलावा जो 3 प्राइम एंड, जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर भी कहीं जो भी बेस पेयर ऐड होते रहेंगे, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये भी क्या बेस पेयर ही तो है, तो इनका जाहिर सी बात है कोई ना कोई 5 प्राइम एंड होगा, कोई ना कोई 3 प्राइम एंड होगा। तो ये मान के चलिए एमआरएनए की ये जो पूरी ट्रांसक्रिप्ट होती है, इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, जो कि एक तो हो गया यही सिग्नल सीक्वेंसेस, और दूसरा होता है डीएससी। ये कहे कि इसको डाउन स्ट्रीम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही स्पेसिफिक रीजन करते क्या है? ये ग्वानिन और यूरेसिल रिच सीक्वेंसेस होते हैं। ये काम क्या करेंगे कि इसके लिए जो एसेसरी फैक्टर्स है, वो उसके लिए ये साइट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाए। और जब वो एसेसरी फैक्टर्स, ये एसेसरी फैक्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं, सीपीएसएफ हो सकता है या फिर सीएसटीएफ होता है। ठीक है, ये बेसिकली करते क्या है? कटिंग इवेंट वाला काम करेंगे। ठीक है, ये क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेशन को स्टिमुलेट करते हैं, उसी के बेसिस पे इनका नाम रखा हुआ है। ठीक, आपको ना भी याद रहे, इतना फैक्टर्स के पीछे, उनके नाम के पीछे मत पड़िएगा। कि आपको नहीं भी याद रहता है तो भी कोई बात नहीं, बस आपको क्या याद रखना है कि ये अकेला काम नहीं करता, कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आते हैं, पहले वो ही स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आकर के इन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग साइट्स हैं, जो कि एमआरएनए प्रोवाइड कराता है, इसको, इन्हीं एसेसरी फैक्टर्स को वो आकर के पहले बाइंड करेंगे। उसके बाद एक और प्रोटीन आती है जो इसको हेल्प करती है बाइंड करने में। ठीक है, पॉलीमरेज को बाइंड करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं पीएबीपी, दैट मींस पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन आपको देख रहे हो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है इसके। ठीक है, ये 2 सब यूनिट्स है। ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन आती है, जो क्या करती है, जब ये आ जाती तो ये रिक्रूट करती है किसको? इस पॉलीमरेज को। और जैसे ही ये पॉलीमरेज, और बेसिकली ये इन दोनों के बीच में जो ये एमआरएनए की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, इसको बोलते हैं क्लीवेज साइट। ठीक है, क्लीवेज साइट, दैट मींस यहाँ से आकर के पॉलीमरेज जो है वो आकर के बाइंड करेगा, और फर्दर एक कटिंग इवेंट होता है, और उसके बाद ये वाला रीजन हट जाता है, और ये क्या करेगा, क्योंकि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है, तो ये सिंपल जो भी पूल मौजूद होता है आरएनटीपी का, उसमें एडेनिन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करता रहता है। ठीक है, और इस तरह से 3 प्राइम एंड पर पॉलीएडिनाइलेशन के लगभग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, 250 मॉलिक्यूल्स एडेनिन के ऐड हो जाते हैं। अब ये मुझे बताओ कि इसमें से कितना चीज तुम्हें समझ में आई और कितना नहीं आया? कुछ आया 10%,
आया कि पॉली ये कैसे पॉली ए ऐड हो जाते हैं और फिर फाइनल स्ट्रक्चर या जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो हमें मिल जाती है। इस तरह से आपको याद क्या रखना है, देखिए दोनों 5' एंड और 3' एंड के जो मॉडिफिकेशंस है उन्हें याद रखिएगा। दूसरी बात है इसमें कौन कौन से एंजाइम किस वाले में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सा एंजाइम, उनके नाम याद रखिएगा, काफी है। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आ गई है और ये मिलकर के क्या वही मल्टी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक, मेन एंजाइम ये है लेकिन इसको इसको हेल्प कौन करते हैं, यही सारे फैक्टर्स। ठीक है, उनको भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे फिर बढ़ते हैं, स्प्लाइसिंग पर आते हैं। अगर इतना चीज समझ में आ गया है तो ठीक है, रब कर दूं, एक बार यस कर दीजिए, रब कर दूं इसे। चलिए ठीक है, स्प्लाइसिंग। अच्छा, स्प्लाइसिंग भी आप कह रहे हो कि आपने पढ़ा था, स्प्लाइसिंग में क्या पढ़ा, क्या समझ में आया? उस दिन भी थोड़ा सा मैंने बताया था स्प्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है। क्या होता है स्प्लाइसिंग? हाँ एग्जैक्टली, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, इंट्रॉन्स कहाँ पर होंगे? हाँ आरएनए में ही होंगे, बिल्कुल सही, लेकिन किसके आरएनए में, किसकी एमआरएनए में? किसके एमआरएनए में, यूकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स में? अरे यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्प्लिट जीन, ये जो एक्सॉन इंट्रॉन, ये वाला जो रीजन केवल मैंने स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है, ये बेसिकली इंट्रॉन है। इसको नॉन कोडिंग रीजन भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर वो सीक्वेंसेस, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को नहीं रखते हैं, या किसी भी प्रोटीन या एंजाइम के इंफॉर्मेशन को की कोड्स को, या ये कहे कि यहाँ पे जो भी सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे कोई रोल नहीं निभाते हैं किसमें, किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक, तो बेसिकली ये है क्या, ये स्प्लिट जीन कहलाता है। जब कभी एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ये एक्सॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, या ये कहें सिंपल कि ये किसी ना किसी जीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जीन के पास आपको मालूम है क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है, किसकी इंफॉर्मेशन होती है जीन के पास? किसी न किसी प्रोटीन की, या फिर अमीनो एसिड की, है ना, या कहे एंजाइम्स की। ठीक, मेटाबॉलिज्म में जो कुछ भी जरूरत है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जरूरत होगी। ठीक है, मेरे बालों का अगर कलर ब्राउन है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कभी ना कभी ये जीन ही कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल रहा होगा जो इस तरीके का एंजाइम या प्रोटीन बनाता है जो ब्राउन कलर प्रोड्यूस करे। ठीक है, या जैसे कि मान लीजिए पिकॉक की बात कर ले, ठीक है, तो पिकॉक में, या सिंपल है ऐसे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में इतने सारी प्रोटीन्स प्लांट के पास फोटोसिस्टम में काम करती हैं, तो उन प्रोटीन्स को बनाता कौन होगा, कहीं ना कहीं प्लांट के जो जीन पूल है उसमें इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, इन्हीं एक्सॉन्स पर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम कभी तो बताती है कि जीन तो डीएनए में, ये डीएनए का ही सेगमेंट है। ठीक है, हेट्रोजीनस आरएनए से फिर उसके बाद जब इसमें स्प्लाइसिंग हो जाती है तो वही एक्सॉन निकलता है। ठीक, तो दीज आर, ये जो E1, E2 और मैंने E3 बताया है, ये बेसिकली एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सॉन को। ठीक है, और ये जो जो मैंने स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है ये एंट्रॉन्स है या नॉन कोडिंग रीजन है। ये तो आपको, मुझे लगता है शायद आपको पता होगा क्या, कि यूकैरियोटिक, जब भी यूकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं या न्यूक्लियस की बात करते हैं तो आप ये यूकैरियोटिक डीएनए का ही रखते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत सारे, इतना मतलब लार्ज उसका स्ट्रैंड होता है, डीएनए का लार्ज स्ट्रैंड होता है, और दूसरी बात है उसमें बहुत सारा नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होता है। ये बात, इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, कि उसमें हाईली रेपिटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है,
ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कह दो मैम, कहाँ कहाँ होता है ना? आपने तो डीएनए पढ़ाया, इसको जब कभी आप न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ोगे तो वहां पर इसको जरूर देखोगे। ठीक है, ये इंट्रॉन्स बेसिकली कहाँ से आए हैं, यानी कि जहां कहीं आपको इंट्रॉन दिख जाए, सीधा इंडिकेशन क्या है कि ये यूकैरियोटिक सेल से लिया हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का, यानी इसको ये भी कह सकते हो। और यही एक्सॉन इंट्रॉन का जो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंसेस होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट का मतलब टूटना होता है ना, स्प्लिट का मतलब टूटना। तो बेसिकली एक जीन कंटिन्यूअस जीन ना होकर के स्प्लिट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि पहले कोडिंग रीजन, फिर नॉन कोडिंग रीजन, फिर कोडिंग रीजन, फिर नॉन कोडिंग रीजन, इस तरह से है। तो इस वजह से इसको स्प्लिट जीन कहते हैं। कहाँ होगा? जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, दैट मीन्स प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी लाइफ फॉर्म हो, ठीक है, प्रोकैरियोट्स को छोड़ करके, तो उसमें यही एक्सॉन और इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्प्लाइसिंग कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होगी? केवल यूकैरियोट्स में। इतनी बात समझ में आई कि स्प्लिट जीन क्या है? नहीं सुनाई पड़ा गुड़िया? मुझे नहीं सुनाई पड़ा, तुम क्या बोल रहे हो? अब ये एमआरएनए की प्रोसेसिंग आप पढ़ रहे हो या मॉडिफिकेशन? तो इसमें मॉडिफिकेशन होता कैसे है, इस बात को समझो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये स्प्लाइसिंग कहाँ मिलेगी, हमेशा यूकैरियोट्स में मिलेगी। ठीक, और स्प्लाइसिंग बेसिकली होता क्या है? रिमूवल ऑफ दीज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ठीक, अब इन इंट्रॉन्स के रिमूवल के लिए कोई ना कोई एंजाइम या स्पेसिफिक प्रोटीन्स या स्पेसिफिक फैक्टर्स इस्तेमाल होते होंगे। ठीक है, वो जो स्पेसिफिक फैक्टर्स या फिर कहें स्पेसिफिक प्रोटीन इस्तेमाल होती है इंट्रॉन्स के रिमूवल के लिए, या ये कहें स्प्लाइसिंग के लिए। इसी प्रोसेस को स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। ठीक, स्प्लाइसिंग के लिए तो वो जो प्रोटीन या फैक्टर्स हैं उनको इन शॉर्ट बोला जाता है स्नब्स। लिखते चलना और इसको मार्क कर लो, स्नब्स। ये स्नब्स क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी प्रोटीन्स हैं या फिर कहे एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यही जो स्प्लाइसिंग है ये तीन तरीके से हो सकती है। इसी को स्नब्स को आप लिख लीजिए, स्मॉल SNR। स्नब्स एक्चुअल में ये यही है, लेकिन ये क्योंकि कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं, U1, U2, U5, U6, बेसिकली 5 और 6 नंबर, 5 एंड 6 से नंबर होते हैं। ठीक है, U2, U4 रह गया, U4। ठीक है, U4, 5, 6, ये स्प्लाइसिंग ये मिल करके यही स्नब या प्रोटीन्स है जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, मिल करके क्या बनाती हैं? स्प्लाइसियोसोम बनाती हैं। ठीक है, स्प्लाइसियोसोम बनाती हैं। ये स्प्लाइसियोसोम हमेशा रिमूवल में ट्रांसक्रिप्ट, ये जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स है या ये कहें जो स्प्लाइसिंग है, कटिंग इवेंट है, उसमें हेल्प करता है। फिर से बताऊं, फिर से बताऊं कि इतनी बात समझ में आई? नहीं दिव्या, यहाँ पे मुझे सुनाई नहीं पड़ा, चैट में बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही है? अभी भी आवाज किसी के पास नहीं आ रही है? देखो, स्प्लाइसिंग में कौन हेल्प करता है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स और फैक्टर्स हेल्प करते हैं। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स और फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली ये वाले हैं। ठीक है, यही U1, U2, U3, U4, U5 एंड U6। 3 नहीं होता, ठीक है, सॉरी, ये 3 नहीं होता, बाकी ये 5। ठीक,
ये जो 5 फैक्टर्स या 5 प्रोटीन्स हैं, इनको कलेक्टिवली, ठीक है, या तो जब ये साथ में आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम, या फिर कहें अगर ये अलग अलग भी हुए तो इन्हीं को स्नप्स बोला जाता है। स्नप्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है स्नप्स, ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। इनका पूरा नाम चाहो तो लिख लो, स्मॉल SNRNPs होता है, ठीक है, स्नप्स। तो इनका नाम लिख लीजिए स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी ये किससे मिलके बने होंगे, ये जो U1, U2, U4 और U5 एंड U6 है, ये बेसिकली राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है, यानी कि इसमें आरएनए का मॉलिक्यूल होगा और प्रोटीन होगा। ये काम क्या करते हैं, दीज आर दी एसेसरी फैक्टर्स, या इन्हीं को कलेक्टिवली कहा जाए तो स्प्लाइसिंग अपैरेटस भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो स्प्लाइसिंग अपैरेटस कहो या फिर स्प्लाइसियोसोम कहो, ठीक है। तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। कहीं आपको अगर स्नप्स लिखा दिखता है छोटे अक्षरों में तो भी वो ये इसी की बात कर रहे हैं। अगर SNRNPs लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी ये इन्हीं की बात हो रही है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़े स्प्लाइसिंग में, क्योंकि कई टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिस स्प्लाइसिंग, एक होता है ट्रांस, और एक होता है ऑल्टरनेटिव। कौन सा वाला कैसे होता है उसको जल्दी से मैं बता रही हूँ। स्प्लाइसिंग क्या हुआ, इनको रिमूव करके सिंपल एक्सॉन्स को ऐड कर देना, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन्स मैंने बनाए, ठीक। अब क्या हुआ, इंट्रॉन्स को मैंने रिमूव कर दिया और एक्सॉन्स को लाइगेशन के थ्रू जोड़ दिया, ठीक। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर मिला है, ठीक, ये कंप्लीट, इसमें कहीं पर भी इंट्रॉन्स नहीं है। तो ये जो इवेंट है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, वो ही कहलाता है स्प्लाइसिंग। ये 3 तरीके की हो सकती है, सिस स्प्लाइसिंग, ट्रांस स्प्लाइसिंग एंड थर्ड वन इज ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। जब भी सिस स्प्लाइसिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली सेल्फ स्प्लाइसिंग को इंडिकेट करता है। सेल्फ स्प्लाइसिंग का क्या मतलब हुआ, जब कभी एक ही एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट इन्वॉल्व है, ठीक, एक ही एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि मान लीजिए एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, 5 प्राइम एंड है, ये कैप होगी, ठीक, ये E1 हो गया, एक एक्सॉन, ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन को मैं I से लिख दूं, I1, ठीक, ये E2 है, इसको मैं I2 लिख रही हूँ, ये इंट्रॉन दूसरा है, एंड दिस वन E3, और ये 3 प्राइम है, ठीक। अब जब कभी सिस स्प्लाइसिंग क्या होती है, सिंपल है, रिमूवल ऑफ I1 एंड I2, ठीक, इसको रिमूव हो जाना, रिमूवल, तो बचा क्या, इस ट्रांसक्रिप्ट में बचा क्या, E1 बचेगा, दूसरा E2 बचेगा, ठीक है, तीसरा E3। ये जब स्ट्रक्चर और इस तरह से स्प्लाइसिंग हो रही है, ठीक है, रिमूवल इस तरह से किया जा रहा है, एक ही एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट इन्वॉल्व होती है, तो वो प्रोसेस कहलाता है सिस स्प्लाइसिंग, ठीक, वो कहलाता है सिस स्प्लाइसिंग। जब केवल एक ही ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बात करी जा रही है, राइट। अगर इतनी बात समझ में आई है तो दूसरा मैं बताऊं, चलिए, दूसरा कहलाता है ट्रांस स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होती हैं या 2 ट्रांसक्रिप्ट इन्वॉल्व होती हैं। एक को मैंने देखो E1, E2, E3 बताया, और ये दूसरा हो गया, दूसरी ट्रांसक्रिप्ट दूसरे पेन से बना रही हूँ, आप भी चाहिएगा तो दूसरी पेन से बनाइएगा। यहाँ पे मैं I1 डैश लिख देती हूँ, ये दूसरी ट्रांसक्रिप्ट है, E2 डैश, I2 डैश, एंड दिस वन E3 डैश, राइट, और ये 3 प्राइम है। अभी क्या है, जब इन दोनों को मिलाकर के, यानी कि दोनों ही ट्रांसक्रिप्ट में स्प्लाइसिंग हो रही है एक साथ, और तब कोई एक एक्सॉन की पूरी चेन मतलब या लाइगेट किया जा रहा है, जिसमें कि कोई ना कोई एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बन रही है, ठीक है, या फाइनल एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनती है, तो वो कहलाता है ट्रांस स्प्लाइसिंग। जैसे कि आप इसमें से रिमूवल अगेन
रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, दैट मीन्स यहां से क्या जाएगा I1 एंड I2, ठीक, और यहां से क्या जाएगा I1 डैश I2 डैश, ठीक। तो जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी वो क्या बनेगी, ऊपर लिख दूं या ये दिख रहा है बोर्ड ना, ये बोर्ड का पोर्शन, बोर्ड का ये वाला पोर्शन दिख रहा है बच्चों, चलिए ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, सबसे पहले E1 आ जाएगा, ठीक, इधर मैं लिख देती हूँ 5 प्राइम, देन E2, दिस वन E3, और उसके बाद ये आ जाएगा E4, E5, सॉरी E4 नहीं, E1 डैश E2 डैश, यही नाम दिया, जो भी है कुछ भी हो सकता है, ये तो केवल एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, ठीक। तो ये सारा जब एडिशन हुआ जा रहा है तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो ट्रांस स्प्लाइसिंग कहलाएगा, ठीक। इसके बाद ये होगा कहाँ पर, जैसे कि सेल्फ स्प्लाइसिंग की जब हम बात करते थे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रियल या सिंपल क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो जब वहां पर एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनती है, उनकी आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट या एमआरएनए उनके लिए बनता है, तो वहां पर सेल्फ यही जो फर्स्ट वाला मैंने सिस स्प्लाइसिंग बताई थी वो होती है, ठीक। जबकि इसके ये जो ट्रांस स्प्लाइसिंग है उसका एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा ट्रिपानोसोमा में, ठीक है। ट्रिपानोसोमा क्या होता है, ट्रिपानोसोमा नाम सुना है कि नहीं, हाँ प्रोटोजोन होता है, क्या कौन सी डिजीज कॉज करता है, वही ट्रिपानोसोमा, ठीक है। हाँ स्लिपिंग, हाँ स्लिपिंग सिकनेस कर देता है ना, वो ही ट्रिपानोसोमा में ये ट्रांस स्प्लाइसिंग होती है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए, ठीक। जो थर्ड कैटेगरी है उसको बोलते हैं अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, उसमें क्या होता है, इसमें भी दो ट्रांसक्रिप्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एक ट्रांसक्रिप्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक। काम कैसे करता है उसको सुन लीजिए, ये जो ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग है उसको एक्सॉन स्किपिंग भी बोलते हैं, एक्सॉन स्किपिंग, स्किप मतलब क्या होता है, भूल जाना, छोड़ देना, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे काम करता है, मान लीजिए कोई एक ट्रांसक्रिप्ट थी E1, ये I1, फिर E1, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे हम नंबर, E2, E3, E4, चलिए E4 कर लेते हैं, और ये हो गया 3 प्राइम एंड, इस तरफ हो गया 5 प्राइम एंड, दैट मीन्स ये mRNA होगा। इंट्रॉन्स को यहां से भी जाना है 2 एंड 3, रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ I1, I2, I3 व्हाटएवर जो भी है, ठीक। लेकिन देखिए अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि एक कॉम्बिनेशन ये बने 5 प्राइम, यानी कि एक एक्सॉन का लाइगेशन इस तरह से हो कि एक में आ जाए E1, E2 और E4, ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है, या फिर एक एक्सॉन ऐसे लाइगेट हो कि E1, E3 और E4, अब देखो दोनों में ही, और यहाँ पे 3 प्राइम एंड, यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड है, एक ही ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन उससे दो तरह की प्रोटीन्स की जो mRNA है वो बन चुकी है, ठीक। ये किसी और प्रोटीन को कोड करेगा, ये किसी और प्रोटीन को कोड करेगा, और इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले में ये जो फर्स्ट प्रोटीन मैंने बताई, इसमें E1, E2 है, E3 स्किप हो गया है, ठीक। E3 नहीं है यहाँ पर, उसकी बजाय क्या है, E4 है, इसी वजह से, दैट मीन्स कि इसी वजह से इसको E3 नहीं है, इसको स्किप कर गया, कोई ऐसी मैकेनिज्म हुई जिसने इस एक्सॉन को हटा दिया इंट्रॉन्स के साथ में ही, ठीक है। तो ये जो मतलब स्किपिंग है किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम को, एक पर्टिकुलर एक्सॉन को स्किप कर जाने की, वही एक्सॉन स्किपिंग कहलाती है, या इसी को ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में देखिए क्या हुआ, E1 आया, E3 आया, अब यहाँ पर E2 नहीं है, ठीक। तो ये किसी और प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, यहाँ पे E2 नहीं है, E3 है, E4 है, ठीक। तो बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई, इसकी सिग्निफिकेंस ये है
कि इसकी मदद से इस तरह की एमआरएनए बनने से होगा क्या कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की प्रोटीन बन सकेंगे, या ये कहें कि प्रोटीन की डाइवर्सिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इट इज रेस्पॉन्सिबल कौन? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़े। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, ये बात समझ में आई कि एक्सॉन स्किपिंग इसे क्यों कह रहे हैं? यस और नो? चलिए ठीक, सब कुछ इतना स्मूथली आज जा करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और मैं पेजेस में मार्क जाते जाते बता दूंगी कि कौन सा वाला किधर है। नेक्स्ट आता है आरएनए एडिटिंग का। आरएनए एडिटिंग, या पहले आप कटिंग इवेंट वाला समझ लीजिए, ठीक है। कटिंग इवेंट बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी आरएनए एडिटिंग भी बताऊंगी ना तो उसमें भी कहोगे मैम नहीं आया, पता नहीं सिलेबस में इतना सारा क्यों रख दिया गया आपके। वैसे एंड मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन अगर कहीं से बनेगा तो वो स्प्लाइसिंग से बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस करिएगा, इनको जरूर पढ़ के जाना। बाकी तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो भी इनफ है, ठीक। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी? कटिंग इवेंट की। कटिंग इवेंट के लिए मैंने एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि कटिंग इवेंट का एग्जांपल कहाँ देखते हो? कहाँ देखते हो? जब आरएनए बनना होता है, रिबोसोमल आरएनए, ठीक है। आपको मालूम है कि लार्ज स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट मिल करके राइबोसोम बनाते हैं। और इन दोनों, और राइबोसोम है क्या बेसिकली? दीज आर दी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये तो प्रोटीन हो गया, और इसमें कहीं पर आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब आरएनए होता है, ठीक है। और ये भी आपको मालूम है अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें, ठीक, तो यूकेरियोट्स में क्या चीज कह रहे हो उरुस? थर्ड हेडिंग केमिकल मॉडिफिकेशन, तो वो केमिकल मॉडिफिकेशन यही तो जिसमें स्यूडो यूरिडीन वगैरह आता है ना, आरएनए एडिटिंग। हाँ हाँ, वो बेसिकली केमिकल मॉडिफिकेशन और आरएनए एडिटिंग, उसमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर बता ही दिया था, ठीक है। जो केमिकल मॉडिफिकेशन है उसी में आरएनए एडिटिंग आता है, लेकिन मैं पहले कटिंग इवेंट बता रही हूँ, उसके बाद आरएनए एडिटिंग पे या केमिकल मॉडिफिकेशन पे आऊंगी, ठीक है। या पहले वही बताऊं? अगर ऐसा है तो फिर वही बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी पेजेस कर दूंगी, उसके लिए टेंशन मत लो, रोज उसके लिए टेंशन मत लो। पेजेस बता दूंगी कि कौन सा वाला पहले है कौन सा वाला बाद में, ओके। हाँ, कोई चीज भूली नहीं हूं मैं। तो ये जो कटिंग इवेंट फोर्थ मॉडिफिकेशन है या प्रोसेसिंग है, वो किन्हीं के लिए एमआरएनए में कटिंग इवेंट के थ्रू भी होता है। क्या है कटिंग इवेंट? आपको ये मालूम है कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसमें 4 तरह के क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, ठीक है। जरा आप मुझे बता दो कि वो 4 तरह के आरएनए कौन कौन से, क्योंकि मैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर जहां तक बता चुकी हूँ ना, बताया है कि नहीं? नहीं पढ़ाया है कि नहीं? पहले बताओ मुझे। आरएनए मैंने बता दिया है कि नहीं बताया? नहीं बताया। जब एमआरएनए बताया था तो मुझे लगता है मैंने राइबोसोम भी बताया था, टीआरएनए भी वही बता दिया था स्ट्रक्चर। कौन कौन सी 4 हैं वो मुझे बताना शुरुआत करो। ये 4 तरह के आरएनए कहाँ होते हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम, दैट मींस एटीएस राइबोसोम में, ठीक है। एटीएस राइबोसोम का मतलब वो भी ये जितने ये 3 है, ये बेसिकली लार्जर आरएनए है, ठीक। और इनकी जब भी ट्रांसक्रिप्ट बनती है तो वो साथ में ही ट्रांसक्रिप्ट बनती है। दैट मींस कि अगर इनका एमआरएनए बनेगा तो 5 प्राइम एंड ये हुआ,
फिर मान लीजिए ये कुछ पोर्शन 28s RRNA का है, ठीक। फिर कुछ पोर्शन 5.8 वाले का है, फिर कुछ पोर्शन ऑफ कोर्स ATS में मिलेंगे। पता नहीं कैसे राइबोसोम रह गया, मैंने mRNA के वक्त राइबोसोम बताया नहीं था, बताया था, रिवीजन करिएगा जाके। हाँ, एक बार नोट्स उठा के देखना, उसमें सब लिखवाया है, बाद में ना बताना पड़े, क्योंकि बाद में बहुत जल्दी जल्दी होती है इसी वजह से। और कल के लेक्चर में तो बिल्कुल ही ये पढ़ के आइएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तभी समझ में आएगा जब आपको ये सारी यूनिट्स पता होगी। समझ रहे हो ना? कटिंग इवेंट कहाँ एग्जाम्पल मिलता है? रिबोसोमल आरएनए में, और वो भी कहाँ पर? यूकैरियोट्स में। क्या कि इन तीनों की जो एमआरएनए बनती है वो पहले तो जब इनिशियल स्टेज पर होती है तो साथ में ही वो ट्रांसक्रिप्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद ये कटिंग इवेंट होता है जिसके थ्रू ये सारे RRNA अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जबकि जो 5s RRNA है उसके लिए जो mRNA बनता है वो ट्रांसक्रिप्ट उसकी कहीं अलग बनती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं जब भी रिबोसोमल RRNA का फॉर्मेशन होना रहता है तो उसके लिए दो तरह की ट्रांसक्रिप्ट बनती है। एक ट्रांसक्रिप्ट में ये लार्जर वाले सारे RRNA आ जाते हैं, जो स्मॉलर वाला RRNA रहता है उसकी ट्रांसक्रिप्ट अलग बनती है, और ये फिर बाद में अलग किया जाते हैं, बनती एक साथ है, बाद में इनको अलग किया जाता है, ठीक है, कटिंग इवेंट के थ्रू। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन ऑफ कटिंग इवेंट, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़े RNA एडिटिंग पर। इतनी बात समझ में आई? इनकी ट्रांसक्रिप्ट साथ में, इसकी अलग, बस इसमें इतना ही है। ना याद रहे तो केवल आप एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखिएगा कि कटिंग इवेंट आपको कहाँ देखने मिला था? आपको मिला था राइबोसोमल आरएनए में। किसके राइबोसोमल आरएनए में? ATS राइबोसोम में, या फिर ये कहेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम में। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, ठीक ठीक। RNA एडिटिंग, लास्ट हेडिंग, RNA एडिटिंग। ये जो RNA एडिटिंग है ये भी ट्रोपानोसोमा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्टिक DNA में की जो जो ट्रांसक्रिप्ट बनती है, mRNA जो बनती है वहां पर मिलता है देखने को, ठीक है। RNA एडिटिंग इसमें होता क्या है, जब कभी किसी mRNA की ट्रांसक्रिप्ट में कुछ बेस पेयर में चेंजेस करने हो, ठीक है, वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? या तो कोई बेस पेयर ऐड करना हो, या किसी बेस पेयर को रिमूव करना हो, ठीक है। तो ये, या फिर किसी पर्टिकुलर एक ही बेस पेयर को एकदम मतलब उसको हाँ, या तो ऐड करना हो या तो रिमूव करना हो किसी कोडॉन सीक्वेंसेस को, तो ये RNA एडिटिंग करी जाती है। या फिर एक पर्टिकुलर बेस पेयर को चेंज करना हो, तो जब भी किसी पर्टिकुलर बेस पेयर को चेंज करना होता है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम लगता है, ठीक है। तो वो एंजाइम तो स्पेसिफिक हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला बेस पेयर उसमें ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक। दूसरा जो तरीका है यही RNA एडिटिंग का, जिसमें कोडॉन्स के कोडॉन्स ऐड किए जाते हैं, वो होता क्या है, वो आपको देखने को कहाँ कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रियल DNA में, या माइटोकॉन्ड्रिया, या क्लोरोप्लास्ट, या फिर ट्रपानोसोमा में, ठीक है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स के पास में भी DNA होता है ना, केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अलावा और कहीं होता है कि नहीं? यूकैरियोट्स में, मेरा क्वेश्चन सुने, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अलावा और कहीं कहीं भी DNA होता है क्या? DNA होता है कि नहीं? हाय रे, होता है कि नहीं? आंसर कर रहे हो? चैट में कर रहे हो? मैं देखूं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आज इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ऐप? कई लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों को कुछ भी दिखाई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। ऐसा है क्या? क्या करें फिर? गूगल मीट से पढ़ाई करें? हम्म, किसकी वजह से है अंजलि? हाँ, कुछ कुछ, वैसे इतना तो नहीं खराब है, पता नहीं क्या है दिक्कत। चलिए,
आप लोगों को ये बार बार कंफ्यूजन तो नहीं होता? चलिए वो कंफ्यूजन हम बाद में ही दूर करेंगे। आरएनए एडिटिंग, ठीक है, हेडिंग लगाइएगा आरएनए एडिटिंग। जब कभी किसी एमआरएनए में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन करना होता है, या किसी बेस पेयर को या तो चेंज करना हो या रिमूव करना हो या किसी बेस पेयर को ऐड करना हो, इसके लिए यूकैरियोट्स में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम के केस में नेचर ने एक गाइड आरएनए दिया होता है, गाइड आरएनए। ठीक, ये गाइड आरएनए की खासियत क्या होती है कि इसके पास जो सीक्वेंसेस होते हैं ये भी एमआरएनए के ही जैसे सीक्वेंसेस होते हैं, और उसमें होगा क्या कि वो सेम एंटी सीक्वेंसेस या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे जिनका ये गाइड आरएनए होगा। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने ट्रांसक्रिप्ट ली, ठीक, ट्रांसक्रिप्ट में कोई भी ट्रांसक्रिप्ट ले लो, मान लो एमआरएनए की कोई ट्रांसक्रिप्ट है, 5 प्राइम एंड से शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंसेस लिख सकते हो, ए सी जी टी, नहीं टी तो नहीं होगा क्योंकि एमआरएनए है, ये यू यू डबल जी, ठीक, सी 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 समथिंग। ठीक, अभी क्या है, ये किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाता है, जो प्रोटीन कहाँ पर, या तो माइटोकॉन्ड्रिया की होगी, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी होगी, या फिर क्लोरोप्लास्ट की होगी। ठीक, तो अभी क्या होता है, समटाइम्स इनमें जब ये ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है और इसमें कोई चेंज करना होता है, तब क्या होता है कि इसी का कोई ना कोई एक गाइड आरएनए होगा। गाइड आरएनए का मतलब क्या हुआ, उसके सीक्वेंसेस वो भी एक तरह का एमआरएनए ही है। ठीक, उसके सीक्वेंसेस हूबहू इसी से मिलते जुलते होते हैं, या ये कहे कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं। बस फर्क कितना होता है कि जो बेस पेयर इसमें ऐड या रिमूव करना होता है वो इस गाइड आरएनए के पास एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि मान लो इस वाली प्रोटीन में ये किसी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है इस एमआरएनए में, ठीक है, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है या एमआरएनए है, राइट। अब क्या हो रहा है, ये आप जब भी ट्रांसलेशन होगा तो जो राइबोसोम या टीआरएनए आएगा वो तीन तीन के ही तो वो सीक्वेंसेस को रीड करेगा। ठीक, यहाँ पर मैं एक और बढ़ा देती हूँ, चलिए जी लिख दिया। ठीक, तो इसका सेम सीक्वेंस, ये गाइड आरएनए जो होगा जी आरएनए, उसके पास भी सेम सीक्वेंसेस, सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे। तो जरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मुझे बता दो कि यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। ए के साथ किसकी पेयरिंग होती है, यू के साथ, सही लिखा है मैंने, देखो ठीक है, मान लीजिए ये सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और ये गाइड आरएनए है, तो अभी देख सकते हो कि ये बाकी सीक्वेंसेस तो सेम है लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा है। जरूरी नहीं है कि एंड की तरफ ही हो, यहाँ पर और भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है ये यहाँ पे कहीं ऐड हो। ठीक है, तो होता क्या, जैसे ही एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनी तो ये गाइड आरएनए से मैच कर लेता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई बेस पेयर छूट गया है या फिर अभी पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्ट अपने फॉर्म में नहीं है। बजाय पूरा प्रोसेस या इसको इस गलत ट्रांसक्रिप्ट को डिग्रेडेट करा के दोबारा वो प्रोसेस करने से अच्छा है कि नेचर ने एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म दे रखी है, क्या कि आप गाइड आरएनए से मैच करा लो और फिर आरएनए पॉलीमरेज को दोबारा बुला करके कि तुम्हारी एमआरएनए में अभी कुछ बेस पेयर्स की कमी है। तो होता क्या है कि एक और टाइम सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जिससे कि एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनी थी, और वो क्या करता है, इसको एज अ टेम्पलेट की तरह यूज करके ये वाली ट्रांसक्रिप्ट में जो जो बेस पेयर की कमी थी उनको ऐड कर देता है। ठीक,
या अगर मान लीजिए इसमें से डिलीट करना हो तब क्या करेगा, जैसे जब भी मैंने म्यूटेशन बताया था तो उसमें मैंने डॉटर स्टार में लूप बनाने वाली बात कही थी, ठीक है। तो ये जो गाइड आरएनए होता है ये भी लूप के फॉर्मेशन के थ्रू ही बेस पेयर को ऐड या डिलीट कर सकता है। मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, आया है कुछ कुछ आया कि थोड़ा भी नहीं आया, थोड़ा आ गया। आज जा करके जरा अपनी कॉपी पर देखिएगा, ठीक है। देखो इस इससे मैं ज्यादा बेहतर से बता पाऊंगी। ये बताओ मुझे कि ये विजिबल है आपके लिए? नहीं? फोटोग्राफ से बता दूं? अभी मेरे पास लेकिन फोटोग्राफ होगी नहीं इसकी, कोई बात नहीं। नहीं याद रहता है, केवल आप इतना याद रखिए कि जब भी आरएनए एडिटिंग करते हैं तो बेस पेयर को चेंज करना हो, रिमूव करना हो या ऐड करना हो तो उसके लिए नेचर ने एक गाइड आरएनए दे रखा है, या ये कहे कि ऑल्टरनेट मैकेनिज्म दे रखी है। बजाय पूरा वो लंबा प्रोसेस करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सेल के पास एक गाइड आरएनए होता है। गाइड का काम क्या होता है? राह दिखाना। टूरिस्ट लोग में गाइड बोलते हैं ना। गाइड क्या करता है? प्लेसेस को दिखाता है कि भाई, और उसके पास क्या है कि वो बहुत जानकारी रखता है उस पर्टिकुलर प्लेस की। सेम काइंड ऑफ गाइड आरएनए यहाँ पर जो होगा वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है, या ये कहें कि उसके पास जो सीक्वेंसेस हैं वो हूबहू वही सीक्वेंसेस उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होता है जिसकी जिसकी प्रोटीन बननी है। और ये कहाँ पे ये गाइड आरएनए स्पेशली कहाँ कहाँ के लिए होते हैं? ये किन किन प्रोटीन्स के? जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स होंगी या फिर क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन्स होती है उनके उनके लिए गाइड आरएनए नेचर ने दे रखा है कि आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ना करना पड़े, या ट्रांसक्रिप्ट को डिग्रेडेट कराने के बजाय कुछ बेस पेयर की जो मिसिंग रह गए हैं या जो आरएनए पॉलीमरेज से गलती हो गई है उसको दोबारा सुधारा जा सके, ठीक है। इस वजह से गाइड आरएनए दिया होता है, और इसी को समटाइम्स, हमेशा नहीं होता लेकिन किसी किसी केसेस में ये आरएनए एडिटिंग करनी पड़ती है। तो ये भी किसका पार्ट है? आरएनए की प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों टेक्निक्स या जो चारों मैकेनिज्म थी, चारों तरीके थे, मैंने बता दिए। अब ये बताइए कि अब कुछ कुछ समझ में आया कि गाइड आरएनए क्या करता है? गाइड आरएनए क्या करता है? क्लास ओवर करें? 3 बजने वाले हैं, मेरे ख्याल से एग्जॉस्ट भी हो चुके होंगे। कल जब भी क्लास होगी तो उसमें प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस, तो उसके लिए जो जो स्टेप्स होते हैं या जैसे भी होता है इसमें भी लगभग 2 लेक्चर्स लग जाएंगे। कल के लिए तो कल की क्लास तो लूंगी ही, उसके बाद अगर संडे को पॉसिबल हुआ तो ले पाऊंगी, नहीं तो फिर मतलब ये फिर नेक्स्ट वीक ही देखेंगे, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह आज जा करके ये जो मैं बताया है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एक चीज और पेन डाउन कर लो, उसके बाद क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पेज जो मैंने कल नोट्स भेजे थे उसमें सबसे पहला पेज आपका आरएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन है। अगर थोड़ा सा भी विजिबल है तो देख लीजिए, ठीक है, ये वाला पेज आरएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन का, जिसपे चार्ट और ये सारा बना हुआ है कि पीटीएम्स कौन कौन से होते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। दूसरे पेज पे मैंने 5 प्राइम कैपिंग वाला लिख रखा है। थर्ड पेज पे पॉलीएडिनाइलेशन है। फोर्थ पेज पे स्प्लाइसिंग है। फिर स्प्लाइसियोसोम वाला जिसपे रेड कलर से एक्सॉन और एंट्रॉन्स बने हुए हैं वो वाला पेज है। उसके बाद में फिर आरएनए एडिटिंग वाला हेडिंग है। उसके बाद में लास्ट वन है कटिंग इवेंट, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सीक्वेंस अगर जिनका गड़बड़ भी होगा तो उसे सही कर लीजिएगा, लिख लो एक बार, यही यही सीक्वेंस था, ठीक। फर्स्ट पे मैंने एंड मॉडिफिकेशन 5 प्राइम, देन 3 प्राइम, देन स्प्लाइसिंग, देन आरएनए एडिटिंग एंड द लास्ट वन इज कटिंग इवेंट। इसी सीक्वेंस में कराया है, या जो नोट्स भेजे थे उनका यही सीक्वेंसेस है, तो पेजेस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक। क्लास ओवर करें अब। थैंक्स टू एवरीवन, बाय बाय।